आज की सभा जो है ये बहुत प्यारी है, बहुत कुछ आप जानोगे, सीखोगे। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पे आपको होते ही नहीं है। तो हमारा एक आपसे वादा था कि हम आपको हर चीज बहुत प्यार से, बहुत सलीके से, बहुत बढ़िया से हम आपको कराएंगे। तो उसी दिशा में कार्य आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे दोस्त, बहुत स्वागत है आपको। और बहुत स्वागत है आपका। एंड एल्टर साहब, आप क्या क्या पूछ लिए? ओ, रीजनिंग की मैराथन चाहिए तो वोट पोट वो दिस वन पोल कर देना भाई, अगर रीजनिंग की मैराथन चाहिए आपको, फिर हम करते हैं प्रबंध। चलिए, और अगर चाहिए होगा तो, अगर मेरे पास में, अगर हाँ, अगर 70-80% ठीक है, अगर सभी को चाहिए होगी तो बता दीजिएगा, फिर मैं इसको कल प्रबंध कर दूंगा। इसका कल शाम को 6 बजे हम इसका प्रबंध कर देंगे, 6 बजे करेंगे, ठीक है। अगर वोटिंग देख लेता हूं, अगर मतलब 5-7 हजार बच्चे होते हैं जिनको चाहिए, आपको जो चाहिए हम देंगे, हमने आपसे वादा किया था ये बात। तो जो भी आपको सिलेक्शन में हेल्प देगी, तो बच्चे कल आपको, अगर आप सारे बच्चे बोलते हो तो 5,000 बच्चे होते हैं, तो फिर हम कल आपकी बहुत प्यारी सी एक मैराथन लगा देंगे रीजनिंग की। मजा आ जाएगा ऐसी रीजनिंग की ट्रिक्स देख करके, ठीक है। एक बार नारा लगा दो मेरे भाई, अब की बार वर्दी हमार बेहतरीन। आइए चलिए फिर देखते हैं। देखो, तो ये है वर्दी आपका यूपी कांस्टेबल वाला। अभी बाय बाय करेंगे, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। नोट्स बच्चे कहां मिलेंगे? यहां पर तुम्हें नोट्स मिलेंगे, ठीक है। आओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ये सब कुछ कहां पे है? लैब बेटा, ऐप डाउनलोड कर लेना सारे बच्चे, इसमें हमने टेस्ट वेस्ट भी कराते रहते हैं हम, तो इस संडे को भी हम टेस्ट कराएंगे। तो ये है लैब की ऐप। शुरू करने से पहले बच्चे हम आपको ये बता दें, करंट अफेयर्स में कितने बच्चे परेशान रहते हैं, और कितनों बच्चों को चाहिए कि हम करंट अफेयर्स भी करा दें आपको। परेशान रहते हो ना करंट अफेयर्स में? छोटी सी बात बोलूंगा, अभी मैंने क्लास चल रही थी मेरी बैच में, वहां पर भी मैं यही बात बोल रहा था। बेटा जी एक बात बताओ, इस समय सबसे खराब चीज पता है क्या कर सकते हो? सबसे बड़ी गलती लिख लो यहां पर, सबसे बड़ी गलती, मतलब इससे बड़ी गलती कोई है ही नहीं जो अब मैं लिखने जा रहा हूं। ये सबसे बड़ी गलती है बेटा जी, ध्यान से सुनना, जो आपको किसी भी हाल में नहीं करनी है। अगर आप रोजाना 6 बजे 7 बजे आप उठ करके, आप सुबह सुबह अगर आप 1 घंटा अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप आगे नहीं जा रहे हैं बच्चे, आप पीछे जा रहे हैं। आप आगे नहीं जा रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। बालक आपके, मतलब बाप दादा के जमाने से ये चीजें हो रही है ना, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, ये सही यही है कि सुबह सुबह उठ करके पेपर पढ़ना है। हमारी परिपाटी बन गई है वो एक, ये परिपाटी है कि हमारे, मतलब मैं तो कहूंगा हमारे परदादा भी यही काम करते थे, हमारे दादाजी भी यही काम करते थे। सुबह सो के उठते थे, सबसे पहले वो क्या करते थे? सबसे पहले वो पेपर खोल लेते थे, कुछ नहीं, चाय पी, पेपर उठा लिया साथ में। हमारे पिताजी को भी हमने हमेशा यही काम करते हुए देखा। और इनफैक्ट जब मैं 2016 में, जब मैंने सिलेक्शन लिया एसएससी सीजीएल में, तब मैंने भी यही काम किया। अब उसका फॉर्म चेंज हो गया था, अब उसका फॉर्म चेंज हो गया कि हम लोग पेपर नहीं खोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम पेपर खोले बिना हम करंट अफेयर्स का वीडियो देख लेते हैं, और 1 घंटा हम उसमें बैठते हैं। आज के समय पर आप ये सोचिए, अगर आज वही तकनीक जो आज से 200 साल पहले से, क्योंकि हमारे परदादा 200 साल पहले तो होंगे, 200 साल पहले जो चीज चल रही थी, आज भी आप साहब वही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? सुनिएगा, आप 1 घंटा डेली देते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, तो इसमें, और फिर कभी कभी मैराथन भी करते हैं, आप 400 से ऊपर घंटे का सिर्फ आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। बेटा जी पूरा जो कोर्स होता है ना आपका, पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स, वो तकरीबन 400-500 घंटे का होता है। जिससे समझना, अभी तुम समझोगे कि तुम क्यों गलत हो। पूरा कोर्स होता है 4 से 500 घंटे का पूरा कोर्स, और इसमें तुम्हारे 100 सवाल बनते हैं। सारे सब्जेक्ट को मिला दूं तो तुम्हारे 100 सवाल बनते हैं 400-500 घंटे से, और तुम पूरे साल 400 प्लस घंटे का करंट अफेयर्स करते हो, और इसमें से एग्जाम में खाली 4 सवाल आते हैं। अब जरा तुम खुद ही बताओ कि ये एक बहुत बड़ी मूर्खता की बात है कि नहीं है? सोच के बताओ, सोच के बताओ अपने आप कि क्या ये यहां पर एक अकलमंदी है, या कहीं ना कहीं तुम्हें दिख रहा है कि यार ये अकलमंदी नहीं है, ये मूर्खता है। ब्लंट रहूंगा, शुगर कोट नहीं करूंगा। शुगर कोट मतलब पता है क्या होता है? किसी भी बात को सजा धजा के पेश करना, वो नहीं करेंगे हम, क्योंकि फिर हम आपसे बेमानी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्पष्ट भाषा में हम आपको बात को बोलेंगे। तो ये एक प्रकार की मूर्खता है। हम 400 प्लस घंटे पढ़ते हैं, और यहां पर हम 100 सवाल करते हैं, और हम यहां पर 400 प्लस घंटे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं साहब, और उसमें से सिर्फ एग्जाम में 4 सवाल हम करते हैं। वो भी नहीं पता होता है, सही बताऊं, 4 सवाल आते हैं, कोई तो बच्चा 1 सवाल करके आता है उसमें से, कोई तो 2 सवाल करते आता है, और सर के ऊपर भतेर परेशानी लगा लेते हो तुम। अब मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूं जो तुम्हें कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। 5 साल करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया है, मेरा करंट अफेयर्स बहुत फेमस है। मतलब एसएससी कैटेगरी का मैंने पूरा करंट पढ़ा है। एसएससी का करंट ऐसा होता है जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। 5 साल नहीं, 7 साल मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया है बच्चे,
उसके बाद हमें भी ये चीजें समझ में आई देख करके, अनुभव से बता रहा हूं इसीलिए कि ये सबसे बड़ा समय की बर्बादी है। और क्योंकि और ये कोई तुम्हें टीचर, यूट्यूबर, कोचिंग कभी नहीं बताएंगे। क्यों? देखो बच्चे, होता क्या है, जब हम लोगों को ना 1 घंटे का करंट अफेयर्स की क्लास बनानी होती है ना, 1 घंटे की, बालक 1 घंटे में हम कितने करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे? तकरीबन कुछ नहीं तो 15 से 17 करंट अफेयर पढ़ाने होते हैं, और अगर डिटेल में पढ़ाएंगे तो 12 से 14। पता है इसमें न्यूज काम की कितनी होती है? सिर्फ 3 से 4 न्यूज काम की होती हैं, बाकी सब फर्जी होती हैं। बाकी प्योर फर्जी न्यूज होती हैं, जो सिर्फ जगह भरने के लिए और समय काटने के लिए बनाई जाती हैं, समझिएगा। जो कि सिर्फ और सिर्फ जगह भरने के लिए 20 मिनट की चीज को 1 घंटे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यूट्यूब का एक कस्टम बन चुका है, 1 घंटे का करंट अफेयर करना है पूरा। क्यों करेंगे? है ही नहीं 3 से ऊपर न्यूज। तुम्हें लगता है तुम्हारे एक दिन में हर दिन इतनी घटनाएं, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं हर दिन, कि तुम यहां पर हर दिन इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, 14-14 घटनाएं तुम एक दिन में पढ़ोगे? सोच के देखो जरा, 14-14 घटनाएं पूरे साल में, 3,500-4,000 घटनाएं तुम्हारे क्या पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं? 3,500-4,000 घटनाएं, असंभव। तो अकलमंदी क्या होती है? सुन लो, अकलमंदी ये होती है, ये सब बंद करो, समय बचाओ। उस समय तुम जीएस पढ़ लो, स्टैटिक पढ़ लो, तुम रिवीजन कर लो, सबसे बढ़िया है। और हफ्ते में सिर्फ एक बार, हफ्ते में सिर्फ एक बार, यानी शनिवार को या रविवार को, जब भी तुम्हें समय मिले, तुम एक सिंगल क्लास करो, एक सिंगल क्लास, बस एक क्लास करंट अफेयर की, जिसमें तुमने पूरे हफ्ते की सारी न्यूज कर ली। हर दिन तकरीबन 3 न्यूज जरूरी होती हैं, 7-3-21, 21 से 22 न्यूज होंगी पूरे हफ्ते की जो जरूरी होती हैं, बस। बाकी यहां तुम अगर देखोगे तो 90 न्यूज कचरा थी। 90 में से 21-22 न्यूज ऐसी होती हैं हर हफ्ते की जो जरूरी होती हैं, समझे? तो अब बाकी 70 न्यूज तुमने कचरा डाल लिया अपने दिमाग में, और उसको अब देखो, अब तुमने, अब दिमाग तो इतना सही है, अब तुमने उसको भर लिया, अब तुम ले करके घूम रहे हो उसको कि अरे इतना भारी हो चुका है, तुम ले करके घूम रहे हो, इसलिए बंद कर दीजिए अब इसको। समझ गए? हम आपको हमेशा बहुत ही पते की और बहुत ही मतलब की बात बताएंगे, इसीलिए सिर्फ रिवीजन, सिर्फ सैटरडे को वीकली करंट अफेयर करिए, बाकी कुछ मत करिए, बस। अब सर ये कहां से करें? परेशान नहीं होना है, आपके लिए हम करा देंगे। सुबह सुबह, सुन लो सब लोग, सुबह सुबह हर शनिवार हमारी जिम्मेदारी है, हम करा देंगे। लेकिन ये करंट अफेयर के लिए 1-1 घंटे का समय बर्बाद करना बंद कर दो यार, कोई मतलब नहीं है। सोचो यार, 400 घंटे पढ़ के 4 सवाल एग्जाम में आते हैं, वो भी पक्का नहीं होता सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। है सच बात है कि नहीं है? ये बताओ। 400 घंटे पढ़ते हो करंट अफेयर पूरे साल में, लेकिन सिर्फ एग्जाम में 4 सवाल आते हैं, और वो भी नहीं पता होता कि सही है कि नहीं है। उस चक्कर में इतना तुम फैक्ट याद कर लेते हो कि तुम्हारा कोर सिलेबस के फैक्ट तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। तुम अशांति फील करते हो, तुम भाग रहे हो, तुम्हें लगता है ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी ना छूट जाए। ये तुम्हारी कमजोरी जो है ना यार, इसी का ना दुनिया फायदा उठाती है। तुम सोचते हो कि यार ये भी कर लें, ये भी कर लें, फिर फलानी करंट अफेयर से किताब आ गई, पहले करंट अफेयर करोगे, फिर उसकी पीडीएफ करोगे, फिर उसकी कोई किताब आ जाएगी, फिर वो किताब करोगे। एक बात बताओ, अच्छा आगे बात बताओ, अगर किताब इतनी जरूरी होती है तो किताब में 4,000 न्यूज क्यों नहीं होती है? ये बताओ। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की हर टीचर की किताब आती है। मैं किताबें आज तक, मैंने तुम्हें बोली नहीं मेरी किताब आती है करंट अफेयर की, लेकिन फिर भी आज तक तुम्हें पता भी नहीं होगी कि मैंने बोला ही नहीं, मैंने कभी आज तक। इसलिए ध्यान रखो, लेकिन उसमें 4,000 न्यूज क्यों नहीं होती? अगर हर न्यूज इंपॉर्टेंट थी, अगर हर न्यूज इंपॉर्टेंट थी, तो बच्चा 400 दिन में 4,000 से 8,000 न्यूज पढ़ लेता है। भाई साहब, तो क्यों नहीं मिलती है उसमें 4,000 न्यूज? उसमें खाली 400-600 न्यूज क्यों होती है? क्योंकि मुद्दे की न्यूज यही होती है। सबसे अच्छी किताब आती है क्रॉनिकल्स करंट अफेयर की। आज भी वार्षिकी उठा लो, 400-600 से ऊपर न्यूज नहीं होती पूरे साल की। सबसे तगड़ी 1983 से प्रकाशन चल रहा है क्रॉनिकल्स, समझ रहे हो? तो आपको खरीदना नहीं है, मैं ये नहीं करूं खरीदो, बिल्कुल मत खरीदो, मैं सारा करा दूंगा यहीं पर ही। तो इसलिए वीकली करंट अफेयर कल सुबह सुबह कराऊंगा। सुनो, वीकली करंट अफेयर कल सुबह सुबह कराऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो मैं कराऊंगा आपको उसको कर लेना है। बात समझ गई? सारे बच्चे समझ गए? ठीक है, तो सुबह 8 बजे कल पढ़ाऊंगा, बस सुबह 8 बजे कल पढ़ाऊंगा वीकली करंट अफेयर, समझ लो, और बहुत अच्छे से सुबह 8 बजे। लेकिन आपको हर हाल में ध्यान रखिएगा, लाइव ही अटेंड करेंगे आप इसको। सुबह 8 बजे कल कराऊंगा और ये क्लास लाइव होगी, कल सुबह 8 बजे होगी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अब रिवीजन करेंगे, पहले तुरंत रिवीजन करेंगे जो हमने एक दिन पहले करा था। मैंने आपसे वादा किया था मैं रिवीजन करवाऊंगा आपको हर क्लास में। ठीक है, चलिए, क्लास चल रही है बच्चे, कोई बफरिंग नहीं है। आइएगा, मैं कराऊंगा। मैंने आपका जिम्मेदारी ली है ना, तो पूरी जिम्मेदारी ली है तो पूरी निभाएंगे। कल सुबह मैं कराऊंगा 8 बजे करंट अफेयर्स। ठीक है, पूरे हफ्ते का निचोड़ होगा एक वीडियो में, पूरे हफ्ते का निचोड़। चलिए, शाबाश, क्लास लाइव है बच्चे, रिफ्रेश करो, सारे बच्चे रिफ्रेश करो। आओ, ताजमहल और आगरा के किले को
विश्व धरोहर सूची में कब किया गया मेरे बच्चे? जब हमने विश्व कप जीता तो हमने विश्व धरोहर सूची में भी आ गए। तो 1983 में हमें विश्व कप जीता तो हम यहां पर भी आ गए। फतेहपुर सीकरी को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब मिला मेरे भाई? इसको मिला है 3 साल बाद, माने 1986। सब लोग बोलो यार, कम ऑन एवरीवन। मजा तभी है, होमगार्ड में करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, होमगार्ड में 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर 1986। मैं सारे करा दूंगा, जितना कराऊंगा उसी में से आएगा, ये भी बता रहा हूं अभी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टेंजिबल विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितने आते हैं मेरे भाई? 3 आते हैं, 3। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और आगरा का ताजमहल, खत्म। 3 जिनको छू सकते हो, 3 होते हैं। यूनेस्को द्वारा आमूर्त कुंभ मेले को कब लिया गया है? कुंभ में हम सब लोग क्या करते हैं? सब लोग दो यार आंसर, कम ऑन एवरीवन। सबको बच्चे, सबको कल पढ़ाया है ना? सबको कल पढ़ाया है। हम सब लोग एक साथ नहाते हैं, तो एक साथ का मतलब कुंभ में, संगम में हम एक साथ नहाते हैं, तो एक साथ आ गया। फिर देखिएगा, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत वाराणसी को किस चीज के रूप में चुना गया है? वाराणसी को कैसे चुना गया है? संगीत को चुना गया है, समझे? वाराणसी को संगीत के लिए चुना गया है, यहां पर संगीत के लिए, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में संगीत। अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था? अकबर ने अपनी गुजरात विजय के लिए फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, ठीक है, बुलंद दरवाजा। अभी मुझे पता है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए तुम्हें बहुत कुछ ऐसा समझाना है जो तुम्हें नहीं करना है। तुम 12-12 घंटे की मैराथन लेते हुए, इतनी बड़ी बेवकूफी है, आज का समय ही नहीं रह गया है। खैर इसके बारे में बाद में बात करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे बात करूंगा ना वैसे वैसे और ज्यादा, तो बहुत सारी चीजें तुम गड़बड़ कर रहे हो यार, बहुत कुछ, एक एक चीज सही कराएंगे अभी। चलिए, लखनऊ में 2025 में किस श्रेणी में घोषित किया गया? लखनऊ में किस श्रेणी में लाया गया? पाक कला में, माने खाना बनाने की कला में लाया गया 2025 में, ठीक है। आइए, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। आइए यहां पर बताइए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? सारे लोग बताएंगे। रिवीजन मोड चल रहा है पूरे फुल पावर पे, कमान, फुल पावर पे रिवीजन मोड चल रहा है, बेहतरीन एकदम। अब ये बताओ जरा जल्दी से मुझे, वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? बच्चे यहां पर 10 रामसर स्थल हैं इस समय। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है मेरे भाई? जो पहला रामसर स्थल है ना, क्या नाम है इसका? ये ऊपरी गंगा है। ये ऊपरी गंगा माने गंगा की लहरें हमेशा बुलंद होती हैं, है ना? तो ये सबसे पुराना, बुलंद लोग सबसे पहले चुने जाते हैं, तो इसको चुना गया। बुलंद शहर के पास ऊपरी गंगा, कल बताया था मैंने, ऊपरी गंगा जो है, ऊपरी गंगा, ये वाला एरिया बुलंदशहर के पास, ये रामसर स्थल है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो बखीरा, संत लोग बखेड़ा नहीं खड़ा करते, तो संत कबीर नगर हो जाएगा यहां पर। आगे, नवाबगंज कहां पर है? कौन से जिले में है? नवाब आजाद होते हैं इसीलिए नाव पे टहलते हैं, उन्नाव हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे यहां पर? हैदरपुर वेटलैंड, हिंदी भी करा देंगे, हिंदी अगर, ठीक है, ठीक है, हिंदी करा देंगे, हिंदी हम एक बड़ा वो कराएंगे, ठीक है। हम एक मैराथन लगवा देंगे, देखते हैं, अभी आप बच्चों से पूछेंगे, अगर आपको जरूरत होगी हम हर वो चीज जो आपको जरूरत होगी हर वो चीज कराएंगे, टेंशन ना लो, मेरी जिम्मेदारी है आप। हैदरपुर की बात करेंगे तो कौन से बैराज के पास में स्थित है मेरे भाई? हैदरपुर, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। हैदर जो है ये मध्य में पड़ता है, मध्य गंगा बैराज। हैदर जो है, हैदर मध्य गंगा बैराज, ठीक है, मध्य गंगा बैराज। आगरा में स्थित रामसर सूर सरोवर को किस नाम से जाना जाता है? सूर सरोवर। आगरा का और क्या फेमस है? पेठा। तो पेठा से क्या आया? कीठम, ठाठा दोनों में है ना, कीठम झील भी, इसका नाम कीठम झील भी है। पार्वती अर्गा कहां पर है? पार्वती जी गणेश जी को अपनी गोद में लेकर के बैठती हैं, तो ये गोद से आ जाएगा गोंडा, बोलो सही है। आगे, सांडी जो है, सांड को पकड़ना कैसा है? मेरे सारे बच्चे बोलेंगे, सांड को पकड़ना कैसा है? बेटा ग्रुप डी की एडिटर साहब एक पोल ले लेना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप डी चाहते हैं? आज इस साल में तुम्हारे, मैंने प्रण ले चुका हूं, नौकरी तो लगा के ही रहूंगा, मतलब दम नहीं लूंगा जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती है। मैं कसम खाता हूं यार कि तुम्हें जॉब, मतलब मैं इतना इस चीज पे हूं कि कम से कम इस साल 25,000 बच्चों को जॉब, ये प्रण है मेरा इस साल का, 25,000 बच्चे सिर्फ लैब से जॉब लेंगे, 25,000। आओ, बस तुम्हारा साथ चाहिए कि तुम छोड़ा ना, तुम थकना नहीं, तुम थकना नहीं, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा रहूंगा, बस तुम थकना नहीं। सांड को पकड़ना हार्ड है, हार्ड से आया हरदोई, हार्ड से आया हरदोई। यहां पर आते हैं, समसपुर। देखो बेटा, समसपुर मतलब क्या हो गया? समसपुर माने समस्या जब आती है तो क्या करते हैं? समस्या आती है तो हम राय लेते हैं, माने राय बरेली हो जाएगा। बोलो बढ़िया बात है, वेरी गुड यार, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, यहां पर देखो, लखनऊ का प्रसिद्ध बड़ा इमाम बाड़ा, भैया मेरे बड़ा इमाम बाड़ा, अगर बड़ा काम करना है तो दिल साफ होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, है ना? बड़ा काम करना है तो क्या होता है? बड़ा काम करना है
तो दिल साफ होना चाहिए। मैंने असफुद्दौला, असफुद्दौला, इनकी कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी कल। असफुद्दौला, दिल साफ होना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व का शिराज किसको बोलते हैं? जौनपुर को, क्योंकि यह शेर शाह सूरी यहां राज करता था, शर्की डायनेस्टी होती थी यहां पर, जौनपुर को कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बेहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अब ये बेहा क्या है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश के बेहा, अब बेहा क्या है समझो। यहां पर कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में ये बात कर रहा है, इसको हटाई दो, ये बेकार है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बच्चे सिकंदरा जो है ये कहां पर आता है? हाँ जी, शाबाश, सिकंदरा कब आता है? वेरी गुड, सिकंदरा आता है बच्चे कहां पर? अकबर का ये है आगरा के पास आता है सिकंदरा, आगरा के पास आता है सिकंदरा, ये हो गया आगरा, ठीक है। फिर 1613 में झांसी का किला किसने बनवाया था? मेरे भाई झांसी का किला कौन बनवाएगा? झांसी में हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई रहती थी, तो वीर, वीर से वीर विक्रम सिंह, माने महाराजा वीर विक्रम सिंह। बोलो कैसा रहा? ये हम लोगों ने कल जो चीजें पढ़ी थी हमने उसका रिवीजन कर लिया। 20 क्वेश्चन खटाखट हम लोगों ने 10 मिनट में कर लिए। मजा आया कि नहीं आया? खूब बढ़िया से आया। आपने देखा कि आपको चीजें याद हैं, आप सभी बच्चों को। अगर इन 20 में से कितने बच्चे ऐसे हैं, अगर आपने 15 से ऊपर सवाल सही कर लिए हैं तो आप समझ लीजिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 15 से ऊपर अगर आपने सही कर लिए हैं ना तो आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है, बहुत बढ़िया। ठीक, आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। यहां तक आ चुका है, चलिए बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। 15 से ऊपर कितने बच्चों ने करे? एक बार मुझे सारे बच्चे बता दो कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 15 से ऊपर सवाल सही करे हैं। मैं समझ जाऊंगा यार कि हाँ आपने रिवाइज किया है। सच्ची सच्ची बताना, लेकिन यार बस एक चीज याद रखना, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सच बोलना। तुमसे नहीं हो पाए तुम बोल देना सर नहीं हुआ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूंगा। बस ईमानदारी ना बहुत अच्छी रखना यार हमारे साथ। बताओ, शाबाश शाबाश। 15, 20, 17, आए हाय क्या बात है, 19 सही। अरे भाई साहब गजब है यार। वर्दी बैच की क्लास बेटा आज से शुरू हो गई है, आज से शुरू हो गई वर्दी बैच की बच्चे, लेकिन बैच के बारे में अंत में बात करेंगे प्लीज। हाँ, अभी पढ़ो खूब बढ़िया से। देखो यार हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। ये अब आगे की बात करते हैं, आज की कहानी करते हैं। शाबाश, आपने अच्छा किया है। देखिए एंशिएंट इंडियन साइट्स, भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मैंने कल आपको बोला था मैं यहां से आगे पढ़ाऊंगा। मैं बीच बीच से ऐसा टूट पड़ांगे नहीं करा रहा हूं, सीक्वेंस में आपको पूरा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो तो यहां आता है नैमिषारण्य जो है तीर्थ स्थल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जहां पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है। यह कांस्टेबल 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा, हाँ आंसर आप नहीं करे रिवाइज, कोई बात नहीं। आज आपने माना कि आप रिवाइज नहीं किया है ना, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है। कल आप रिवाइज करके आइएगा। आपसे नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लड़ो, ठीक है ठीक है। सर मैथ्स क्लास डेली से बेटा, डेली बहुत मुश्किल होता है क्योंकि देखिए टीचर्स के पास भी ना बहुत क्लासेस है, समय बैचेस इतने चलते रहते हैं। हम आपके लिए मैराथन करवा देंगे, जब आएंगे तो 2-3 घंटे ही करवा देंगे, ये हम कह सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो अब क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना बच्चे। कहानी क्या है, इस जगह का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? हुआ क्या, एक पौराणिक कथा थी। कहते हैं कि एक बार ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ऋषि मुनि से पूछा कि कलयुग का जो प्रभाव है इससे बचने के लिए ना तपस्या करनी है, तो हमें पूरी धरती के ऊपर आप बताइए कि कलयुग के प्रभाव से अगर हमें बचना है तो हम कौन सी जगह जाकर के हम तपस्या करें। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, तो ब्रह्मा जी ने ना अपने मन से एक क्या किया, इन्होंने मनोमय चक्र बोलते हैं, एक चक्र उन्होंने उत्पन्न किया, मतलब उनके मन से एक चक्र निकला और वो चक्र जो है उन्होंने अंतरिक्ष में छोड़ दिया। बोले इसका पीछा करो, जहां पर भी इस चक्र की नेमी, नेमी का मतलब जानते हो क्या होता है? सुनो, नेमी का मतलब होता है परिधि, ये इसको बोलते हैं नेमी। समझ, जैसे कोई चबूतरा होता है तो उसकी जो परिधि होती है ना उसको नेमी बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि जहां पर भी इस चक्र की नेमी, नेमी माने हुआ बच्चे परिधि, वो बोले कि जहां पर भी ना इस चक्र की नेमी गिरेगी बस वही समझ जाना वही स्थान पूरे धरती के ऊपर सबसे पवित्र है। तो ऋषि जो है उस चक्र का पीछा करते रहे। गोमती के तट पर एक तपोवन में पहुंचकर वो चक्र की नेमी गिर गई, मतलब उसकी परिधि जो थी वो गिर गई और वो जो चक्र था वो पाताल में धंस गया। अब सुनना, तो क्योंकि नेमी ने यहां पर शरण लिया था, नेमी ने स्थान पर शरण लिया, इसीलिए इसको क्या बोला, इसको इसीलिए बोलते हैं नैमिषारण्य। बोलो यहां तक बात समझ आ गई? तो क्या हुआ, गोमती के तट पर जाकर के, गोमती के तट पर, गोमती नदी थी ना, ऐसे गोमती के किनारे जाकर के एक तपोवन था, वहीं पर वो चक्र की नेमी गिरी और वो चक्र पाताल में धंस गया। तो बस इसीलिए मेरे भाई
इसको हम माने नैमी ने शरण ली, इसीलिए नैमी शारण्य बोलते हैं इसको। किस तट के ऊपर है मेरे भाई? ये गोमती के पास में है। ये कहां पड़ता है? सीतापुर जिले के पास में लगता है। ये बात समझ आई? आज भी अगर आप वहां जाएंगे ना तो वहां बीचों बीच में एक पाताल कुंड है, और वो कितना गहरा है आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि ऐसा माना जाता है इसी जगह ब्रह्मा जी का चक्र गिरा था जो सीधे पाताल तक चला गया था। समझे? ये है नैमिषारण्य की कहानी, कभी आप भूलेंगे तो नहीं। और कहते हैं एक बार 88,000 ऋषियों ने इसी जगह पर शास्त्रों के ऊपर चर्चा करी थी। ठीक है? और इसी जगह पर महर्षि सूत ने बैठकर ऋषियों को पुराणों की कथा सुनाई थी, महाभारत की कथा सुनाई थी। यानी आज जो भी हम हिंदू पुराण पढ़ते हैं ना, इसका पब्लिक लॉन्च जो है वो यहां पर हुआ था। समझ गए आप? चलिए, वेरी गुड यार, आगे बढ़िएगा। चलिए अब देखते हैं बेटा, क्लासेस की कहानी हम लोग सब बाद में पढ़ लेंगे, सब समझ लेंगे हम आपसे, सब हम आपको बता देंगे। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। चलिए, मतलब जो आप जीडी वीडी बैचेस बिल्कुल एंड में, बच्चा आप एंड में आ जाओ, सिर्फ बैच अगर जानना है तो एंड में आ जाओ, अभी पढ़ो खूब बढ़िया से। जब हम पढ़ाते हैं तो हम थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं। तो आ गया सीतापुर, भूलेंगे तो नहीं आप। आइएगा आगे। तो नैमिषारण्य क्या हुआ? सीतापुर जिले में गोमती तट पर स्थित है, यहां पर आ गया। अब देखो दूसरा आता है बेटा जी सारनाथ। सार का मतलब क्या होता है मेरे भाई? यहां पर आओ। सार, सार का मतलब होता है समरी। सार मतलब होता है समरी। जैसे मान लो मैंने तुमको पूरी, जैसे मान लो पूरी पिक्चर का 3 घंटे की पिक्चर है, तुमने बोला सर धुरंधर देखी, मैंने कहा हाँ देखी। तुम बोलोगे सर उसका समरी बताओ, तो मैं बोलूंगा भाई एक जासूस होता है, इंडिया से पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान में जाकर के वहां पे डॉन की लड़की को बिल्कुल एकदम बढ़िया इंप्रेस करता है, एमपी की लड़की को इंप्रेस करता है, उसको पटा लेता है, फिर शादी करता है, और बस डॉन के सारे राज जान जाता है, उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। ये समरी हुई। मतलब मैंने 3 घंटे का पूरा ज्ञान जो है, ऐसा तो नहीं मैंने आपके लिए सस्पेंस ब्रेक कर दिया, पता चला आपने देखा ना हो धुरंधर मूवी और मैंने सस्पेंस ब्रेक कर दिया हो। तो क्या हुआ, मैंने पूरे ज्ञान की समरी आपको दे दी। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब भगवान बुद्ध ने पूरा ज्ञान ले लिया, भगवान बुद्ध ने 35 साल में पूरा ज्ञान ले लिया था, तो तब उन्होंने जब पहली बार अपना उपदेश दिया तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। यह वाराणसी के पास में है। यह पहला उपदेश वाराणसी के पास में दिया था, सारनाथ में। यहां तक समझ में आ गई? कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने अपना जो देह थी, शरीर था, उसको त्याग दिया, उसको कुशीनगर बोलते हैं। ऐसे याद रखो, भगवान बुद्ध ने अपना शरीर खुशी खुशी त्यागा था, तो कुशीनगर हो जाएगा। बोलिए यहां तक बात समझ आ गई है सभी को? वेरी गुड यार। सत्यनारायण की कथा में सबसे पहले यही आता है कि समय नरीशन, बच्चे वो इसीलिए आता है क्योंकि जो महर्षि सूत थे, महर्षि सूत ने ही पहली बार, सूत जी, आपने सत्यनारायण की कथा कभी हुई होगी तो उसमें ये बोलते हैं सूत जी ने एक बार कथा सुनाई, तो सूत जी ने पहली बार नैमिषारण्य में ही कथा सुनाई थी। आइएगा आगे बढ़ते हैं। दशावतार मंदिर, अब ये क्या है? कहते हैं कि गुप्ता साम्राज्य में बहुत एक से एक दार्शनिक लोग थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे, और 10 के 10 अवतार उन्होंने इस मंदिर में बनाए हुए हैं। ये दशावतार मंदिर ललितपुर में है, ये गुप्ता काल में बनाया गया था, और इसमें 10वां अवतार भी है। 10वां अवतार जानते हो किसका होगा? कहते हैं कि, बताइए आप बताइए, अच्छा किसका अवतार होगा? 10वां अवतार किसका होगा बताओ? मैं आपको बिंदास पढ़ाऊंगा, मस्त आराम से, टाइम की चिंता ना करना। हाँ जी, किसका होगा 10वां अवतार? ये पूछ भी सकता है आपसे आराम से, क्योंकि इस तरीके के सवाल इस समय यूपी में फेमस हो रहे हैं। ललितपुर से आप हैं, चलिए बहुत बढ़िया। टॉक्सिक का टीजर नहीं यार, टाइम ही नहीं मिलता भाई, टॉक्सिक का टीजर कैसे देखेंगे? ठीक है, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ये अवतार है काल्की। तो पुराण कहते हैं जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, मतलब इंसानियत खत्म होने लगेगी, जो कि हो रही है, भाई भाई को काट रहा है, लोगों में वासना इतनी बढ़ चुकी है, लस्ट इतनी बढ़ चुकी है, महिलाएं पैसा कमाने के लिए आजकल ओनली फैंस और दुनिया भर में कपड़े उतार करके अपना जिस्म प्रदर्शन करके पैसे ले रही हैं। इससे घटिया चीज और क्या समय होगा? जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, वहां पर इस प्रकार की वासना, एक वासना बेची जा रही है, पुरुष भर भर के उस वासना को खरीद रहे हैं। तो बोला गया कि कलयुग जब चरम पे होगा, तब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संभल जिले में एक ब्राह्मण परिवार में काल्की का जन्म होगा। समझे? तो संभल भी क्यों फेमस है? संभल इसीलिए फेमस है, ये तक है इसमें, ये तक कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संभल जिले में काल्की का होगा। और यह भी बताया गया है कि पिता का नाम होगा विष्णु यश और माता का नाम होगा सुमति। विष्णु यश और सुमति के घर में काल्की पैदा होंगे। और ये भगवान परशुराम, यानी जिनको अमर परशुराम बोलते हैं कि वही जो परशुराम आज भी नहीं मरे, काल्की को शस्त्र चलाने की शिक्षा भगवान परशुराम देंगे।
तो ये है पूरी कहानी काल्की की। तो दशावतार मंदिर में यही 10वां रूप जो है दशावतार मंदिर में, ये आज भी काल्की का है। फिर आते हैं काशी विश्वनाथ। अब समझिएगा, अब काशी विश्वनाथ की कहानी क्या है। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी ये वाली ना, आप लोगों ने मूवी। अच्छा, इसमें ना देखो एक सवाल आता है कि काशी विश्वनाथ किसने बनवाया, बताओ जरा, काशी विश्वनाथ बनवाया किसने। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, अरे साहब यूपी जी के वही चल रहे हैं मेरे भाई, वही चल रहा है। देखिए काशी विश्वनाथ जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कहां पर है, देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था ये। आज जो आप मुख्य ढांचा देखते हैं ना जो अंदर है, वो महादेवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। कहते हैं औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया था पूरा, काशी का जो मंदिर है भगवान शिव का, औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। और 100 साल बाद यहां पर कोई भव्य मंदिर नहीं था, काशी में कोई भी नहीं था। तो औरंगजेब ने 1680 में तोड़ा था इस मंदिर को, काशी के मंदिर में। तो इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई ने, इनके कहते हैं कि इनके सपने में भगवान शिव आए, तो उन्होंने ठान लिया कि भगवान शिव ने बाद में बाबा विश्वनाथ का एक मंदिर बनवाएंगी। बस तो 1780 में उन्होंने जो आज आप वर्तमान मंदिर देखते हैं वो देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया है। ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखनी है ये चीज आपने। फिर बात आती है, आपने काशी विश्वनाथ मंदिर में ऊपर देखा होगा ये गोल्ड लगा हुआ है। मेरे भाई ये सोना किसने बनवाया, जानते हैं कितना सोना है ये, 1000 टन, 1000 किलो सोना है, माने 1 टन सोना है। पंजाब के राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने 1000 टन सोना पूरा यहां जड़वा दिया था। इनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। देखो यूपी में कुछ भी है, जो भी यूपी में है आपको उन सबको जानना होगा क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और ये भी समझिएगा इस मंदिर को ना एक बार नहीं, इस मंदिर को बहुत बार तोड़ा गया है। इस मंदिर को 3 बार तोड़ा गया है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बहुत भारी नुकसान पहुंचाया और इस मंदिर को तोड़ दिया। इसके बाद अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल ने क्या किया, इस मंदिर को फिर से बनवाया। अकबर के नवरत्न माने देखिए, एक शासक ने तोड़ा और अकबर के जो टोडरमल थे इन्होंने इसको दोबारा बनवाया 1500 में, और औरंगजेब ने इसको फिर से तोड़ दिया और यहां पर मस्जिद बनवाई थी, ज्ञानवापी मस्जिद, जो कि अभी आपने देखा विवाद में भी रहा था ये पूरा मामला, काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का। तो सन 1670 में अकबर ने इस मंदिर को तोड़वा दिया था, ठीक है। कहते हैं, समझिएगा, अब पूरी कहानी सुनना, छोटी सी बात बता रहा हूं जो जरूरी है इस समय। कहते हैं कि जब औरंगजेब ने 1600, अगर एग्जैक्टली ईयर बताऊं तो 1679 था। कहते हैं जब औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की पूरी कोशिश करी और वो मूर्ति को भी, भगवान शिव के शिवलिंग को भी तोड़ना चाहता था, तो वहां के जो पुजारी थे वो शिवलिंग को अपने हाथों में लेकर के एक कुएं में कूद गए। और वो वही कुआं कौन सा है, वही कुआं ज्ञानवापी कुआं है। तो जो मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद थी, अभी हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चला था, तो कुएं के अंदर से एक शिवलिंग निकला था। वो वही शिवलिंग है जो कहते हैं कि वो जो पुजारी जी थे वो शिवलिंग को अपने हाथों में लेकर के कुएं के अंदर कूद गए थे ताकि शिवलिंग को कोई आंच ना सके। ये कहानी है। यहां से एक सवाल बनेगा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कब बनाया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि भाई यहां पर हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 2021 में बनवाया। देखो ऐसे याद रखो, काशी का कॉरिडोर बनवाना तो शुभ काम है ना, शुभ का मतलब होता है 21, तो 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया गया। यहां तक की बात समझ आ गई आपको बढ़िया से, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे किसी को भी, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, ओके ठीक है, आगे आएंगे, ठीक है सर। हाँ चलिए सर, मैं मूवीज नहीं देखता, क्या मुझे देखना चाहिए? कभी कभी जरूर देखना चाहिए मेरे भाई, कभी कभी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मूवी देखने से आपको संसार में क्या चल रहा है इसका भी आइडिया रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवालों पे आए। सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ चुका है कहानी क्या है, कैसे है सब कुछ। काशी विश्वनाथ कब बनवाया गया? ये 80 में अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, देवी अहिल्याबाई होलकर 1780 में, ठीक। तोड़े जाने के लगभग 110 वर्ष के बाद में इन्होंने बनवाया था वाराणसी में। आइए सवाल करेंगे मेरे भाई, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? यूपी कांस्टेबल 2024 का सवाल है, शाबाश। कॉरिडोर क्यों होता है बच्चे? कॉरिडोर का मतलब अभी बताता हूं, ये सवाल कर लो फिर बताता हूं। तो भगवान बुद्ध ने, देखो हम अब ज्ञान ले लिया, अब ज्ञान का पूरा समरी देनी है, माने ज्ञान का पूरा सार देना है, तो सार हम देते हैं सारनाथ में। आया, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने पूछा सर कॉरिडोर क्या होता है? ऐसे समझिए, जैसे काशी का जो मंदिर है बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, ठीक है। ये मंदिर है, जैसे मान लीजिए ऐसा, ये मंदिर है, ठीक है, इसके ऊपर ध्वज है ऐसे करके। अब यहां पर सकरी सकरी पतली पतली गलियां हैं, बहुत पतली पतली गलियां हैं।
तो इसीलिए क्या किया, आसपास की दुकानें, एरिया वगैरह सब खरीद करके सरकार ने वो सारी दुकानें तोड़वाई, उनको पैसा दिया। पैसा देने के बाद जो ये रास्ते थे इन सबको चौड़ा चौड़ा कर दिया, खूब चौड़ी चौड़ी परिक्रमा वाला रास्ता बना दिया। इसी को कॉरिडोर बोलते हैं। ये जो साइड का एरिया है इसको कॉरिडोर कहा जाता है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉरिडोर हो गया, ठीक है। सर औरंगजेब मंदिर क्यों तोड़ता था, धार्मिक वजह है या कुछ और? देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने यूनुस, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है कि औरंगजेब मंदिर तोड़ता क्यों था। इसकी ऐसा नहीं कि इसको हिंदुत्व से नफरत थी, ये बहुत सुंदर सवाल है। औरंगजेब मंदिर क्यों तोड़ता था? आमतौर पर हमें क्या पढ़ाया जाता है या प्रोजेक्ट क्या किया जाता है मीडिया द्वारा कि औरंगजेब एक मुसलमान था, मंदिर हिंदू थे, इसलिए वो तोड़ता था क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। ये इसका सही आंसर नहीं है। असल आंसर क्या है, छोटी सी बात आपने पूछी है तो मैं बताता हूं। औरंगजेब का एक भाई था जिसका नाम था दारा शिकोह। समझना, औरंगजेब का एक भाई था जिसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह एक ऐसा आदमी था जो कि बहुत सज्जन पुरुष था, जो कि सभी धर्मों से प्रेम करता था, किसी धर्म को बुरा नहीं मानता था। इनफैक्ट वो इतना ज्यादा पसंद करता था धर्मों के जो शास्त्र होते हैं कि औरंगजेब ने उपनिषद जो होते हैं सनातन धर्म में, उपनिषद में नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नॉलेज है। तो उपनिषद को उसने ट्रांसलेट करवाया था फारसी में और उसका नाम दिया था, बेटा ये एग्जाम में सवाल आता है ये वाला, कि उपनिषद को जब ट्रांसलेट करवाया था तो क्या नाम दिया था। कहते हैं इसको बोला जाता है मजमा उल बहरेन। मजमा उल बहरेन, ये मजमा उल बहराइन, इसका मतलब होता है कि सारे ज्ञान का सागर। मजमा मतलब सारे ज्ञान का स्रोत एक है। तो उपनिषद को ट्रांसलेट करवाया। तो जो उलेमा थे, उलेमा बहुत चिढ़ गए। उलेमाओं को लगा कि ये तो जो बाकी धर्म है, गैर इस्लामिक धर्म है, इनको बढ़ावा दे रहा है। तो उलेमा दारा शिकोह को पसंद नहीं करते थे और शाहजहां इस बात पे अडिग था कि वो दारा शिकोह को ही राजा बनाएगा। तो अब पूरे मुगल साम्राज्य दो हिस्सों में बट गया। एक थे उलेमा जिनको दारा शिकोह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, औरंगजेब गद्दी पाना चाहता था। तो औरंगजेब ने अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट किया कि मैं एंटी हिंदुइज्म हूं, मैं एंटी हिंदू हूं, मतलब मुझे हिंदू या मुझे काफिर या मुझे गैर मुसलमान पसंद नहीं। अब ऐसा करने से उसे उलेमाओं का सपोर्ट मिल गया बहुत ज्यादा। तो अपनी उस इमेज को बचाए रखने के लिए वो जीवन भर मंदिर तोड़ता रहा, क्योंकि अगर माने इसका रीजन रिलीजियस नहीं है, पॉलिटिकल है। वो अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए अब उसकी मजबूरी थी, क्योंकि इसी धर्म का सहारा लेकर के वो गद्दी पर बैठा था। अब क्योंकि उसने इसी चीज का सहारा लिया था, इसीलिए उलेमाओं का सपोर्ट मिला था औरंगजेब को। इसीलिए क्या हुआ, वो अपने जीवन भर मंदिर तोड़ता रहा, क्योंकि उसको अगर नहीं तोड़ता तो उलेमा उससे अपना सपोर्ट वापस ले लेते, और उलेमा जिसको सपोर्ट करते थे जनता भी उसी को सपोर्ट करती थी। ये कारण है, मानिए ये धार्मिक कारण नहीं है, ये पॉलिटिकल कारण था इसका मंदिर तोड़ना। ये बड़ी प्यारी बात आपने पूछी। और अब हमें फीड ऐसा किया जाता है कि नहीं वो लड़ाई कर रहा था, एंटी हिंदू था, ऐसा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक देखा है, आगे बढ़ेंगे बच्चा, यहां पर आएंगे। हाँ जी, शाबाश। दारा शिकोह अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। हाँ, बहुत 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 उसे हर कोई पसंद करता था, क्या हिंदू क्या सिख क्या मुस्लिम, हर कोई पसंद करता था उसको। शाबाश, वेरी गुड यार। अरे पढ़ लो यार, अभी मैं जसवंत सिंह भी बता दूं तो मैं दुनिया की सारी चीजें बता दूं, तुम्हारा एग्जाम इससे निकलेगा। दशावतार मंदिर बच्चा कहां है? दशावतार मंदिर मेरे भाई किस जगह आता है? दशावतार मंदिर मेरे पास में ललितपुर में आता है, ठीक है, ललितपुर में दशावतार। वेरी गुड। नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं, आइए यहां आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण 1780 में किसने? देखो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं ये, और अब आपको कहानी पता है तो आप बता ले जाएंगे। बताइए आंसर सब लोग। हाँ जी, शाबाश शाबाश। हाँ, आज 7,000 बच्चे होंगे तो मैं जरूर बताऊंगा यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, पक्का, प्रॉमिस है, मेरा वादा है। मैं अपने वादे पे कभी पीछे नहीं जाऊंगा मेरे भाई, कभी नहीं जाऊंगा पीछे। आंसर मेरे पास, देवी अहिल्याबाई होलकर। कब बनवाया? 1780 में। कहां की रानी थी ये ग्वालियर की रानी थी ये। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा यहां आएंगे महापरिनिर्वाण मंदिर, जहां बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण मतलब जहां इन्होंने प्राण त्यागे, जहां बुद्ध ने प्राण त्यागे। तो बच्चे प्राण तो खुशी खुशी त्यागे थे ना, तो खुशी खुशी त्यागे थे तो क्या आएगा? शाबाश, हाँ जी हाँ जी। कन्वर्जन, कन्वर्जन वर देयर, यस, फोर्सफुल कन्वर्जन। मैंने बताया ना, दिस वाज आइडियोलॉजी जो उसको, अब देखो अगर मैं एक आइडियोलॉजी लेकर के आया हूं, मैंने कोई आइडियोलॉजी लेकर के गद्दी पर बैठा हूं, जब तक अब मेरे पास वो आइडियोलॉजी है तभी तक मेरी गद्दी है। जिस समय मैंने वो आइडियोलॉजी छोड़ दी, मेरे से गद्दी भी चली जाएगी। पैसा और ताकत से ज्यादा बड़ी कोई चीज होती ही नहीं है,
समझ रहे हो? आइए आंसर आते हैं, यहां पर हमारे पास क्या आया आंसर, कुशीनगर। एक प्यारी सी बात बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। चलिए एक बार रिवाइज कर दे जल्दी से, 2 मिनट में पूरा। आइएगा जरा, बड़ा इमाम बड़ा किसने बनवाया था मेरे भाई? बहुत तेजी से बना। बड़ा दिल चाहिए इसके लिए, तो बड़ा दिल किसका था? साफ दिल चाहिए, तो असफुद्दौला। अकबर का मकबरा कहां पर है? अकबर का मकबरा कहां? सिकंदरा। सिकंदरा कहां है? आगरा के पास में। नैमिषारण्य की बात करेंगे, वो कहां पर है? नैमिषारण्य, तो जहां नैमी गिरी थी चक्र की, तो कहां नैमी ने शरण ली थी? सीतापुर के पास है, गोमती के किनारे। ये हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हमें पता है, देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। आइएगा, चलिए बच्चे, अब हम आ रहे हैं भारत उत्तर प्रदेश के मुख्य किले कितने हैं उनके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? देखिएगा, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य किले, भैया हम कहानी अब नहीं बताएंगे, रुक जाओ यार तुम लोग। कहानी पता है, मैं इसलिए कहानी सुनाता नहीं हूं, तुम्हें एक कहानी सुना दो सर, कहानी सुनाइए। अरे भाई कहानी अलग, कहानी के लिए हम अलग से वीडियो डाल दिया करेंगे। तुम्हें जिसकी भी कहानी चाहिए हो तुम नीचे कमेंट करा करो, हम शॉर्ट्स क्रिएट कर देंगे छोटे छोटे 2-3 मिनट के। लेकिन अभी बेटा हमें मतलब सिलेक्शन के लिए पढ़ना है हमको, है ना? तो हमको सिलेबस भी तो कवर करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आते हैं, ऐतिहासिक कालिंजर का किला जो है वो शेरशाह की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। क्या कहानी है इसकी, बताइए कहां पर है ये? फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसका। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सवाल ऐसा है जो आज तक सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार। अगर किले की बात करूं तो इससे ज्यादा बार सवाल नहीं आया भाई कोई। शाबाश यार, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, हिंदी से भी क्वेश्चन आएगा बच्चे, होमगार्ड में नहीं आएगा, कांस्टेबल में आएगा। पूरा सेक्शन होता है होमगार्ड में कांस्टेबल का, मतलब कांस्टेबल में तो पूरा हिंदी का सेक्शन होता है। देखिए अच्छा, अब ये समझिएगा इसका नाम कालिंजर क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत प्यारा रहस्य है, बताता हूं। यार मैं पता है सोचता हूं बताऊं, फिर सोचता हूं रुक जाऊं, फिर तुम हर चीज में कहानी कहानी बोलोगे। पक्का ना, हम अपने हिसाब से कहानी बताएंगे जहां बतानी होगी। मैं सिर्फ उन जगह तुम्हें कहानी बता रहा हूं, तुम्हें लग रहा होगा मैं कहानी ऐसी बता रहा हूं। मैं बच्चे सिर्फ उस जगह कहानी बताता हूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा वो, ये चीज है। देखो तो हुआ क्या था, इस कालिंजर नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक रहस्य है। कहानी क्या है, जब समुद्र मंथन हो रहा था, मतलब समुद्र का मंथन हो रहा था, उसमें एक चीज देवताओं के पास जा रही थी, एक चीज राक्षसों के पास जा रही थी। तो भगवान शिव ने ना जहर पी लिया था, याद होगा आपको। तो उनके गले में ना बहुत जलन होने लगी। तब उन्होंने क्या किया, वो इसी जगह पर, कालिंजर का जो किला है ना, ये पर्वत के ऊपर बना है, वो इसी पर्वत पर आए और यहां पर अपने काल काल के ऊपर विजय प्राप्त करी। तो काल का अर्थ है मृत्यु, और जर का अर्थ जानते हो क्या है? विनाश। माने ये वही स्थान है जहां काल का भी विनाश हो जाएगा, समझे? यहां का नील का, इसीलिए यहां मंदिर है नीलकंठ मंदिर, क्योंकि भगवान शिव का जो गला था वो नीला पड़ गया था। इसीलिए जहां काल का भी जर हो जाए, जर मतलब मृत्यु, माने मृत्यु की भी मृत्यु हो जाए, माने मृत्यु की भी पराजय हो जाए, तो आप सोचिए बहुत बड़ी बात है, तो उसी को कालिंजर बोलते हैं। तो बोलता है नीलकंठ महादेव मंदिर किस पहाड़ी पर है? वो कालिंजर पर है, क्योंकि भगवान शिव ने यहीं पर अपने उस विष पी करके यहीं पर मृत्यु को भी परास्त कर दिया था। ये है यहां की खासियत, ये है कि यहां जो शिवलिंग है, किसी को नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन यहां की शिवलिंग में हजारों साल से आज भी पानी अपने आप रिसता रहता है। कथा यह है कि धरती ने भगवान शिव के जलन को ठंडा करने के लिए पानी की धारा निकाल दी थी, वो धारा आज भी उनके शिवलिंग से निकलती है। तो नीलकंठ मंदिर आता है मेरे भाई। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक, स्टोरी से तो आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है कालिंजर का किला है, देखो पहाड़ी वहाड़ी है, बट याद कैसे करेंगे? देखो, काल के आगे हर बंदा मजबूर है, काल माने मृत्यु, मृत्यु के आगे हर बंदा मजबूर है। तो यहां पर आ गया हर बंदा मजबूर है, तो बंदा से आ गया बांदा, तो कालिंजर बच्चा कहां है? बांदा में, याद रहेगा।